नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। महत्वाकांक्षा हमारे जीवन को एक लक्ष्य, एक उद्देश्य देती है, लेकिन हद से ज्यादा महत्वाकांक्षा एक जहरीला नशा है जिसमें इंसान अपना विवेक खो बैठता है। लगता है शिरके 12 घंटे हो चुके हैं बॉडी को जलाकर। सर, बॉडी के पास ये आधा जला हुआ सैंडल मिला है और बॉडी की हाइट और स्ट्रक्चर देखकर लगता है किसी फीमेल की बॉडी है। सर, ऐसे डिजाइन वाले सैंडल ज्यादातर कम उम्र की औरतें पहनती हैं। सर, बॉडी के पास ये पेट्रोल कैन मिला है, कट है, और ये लाइटर भी था। इसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट मिले, देखो आधार कार्ड के वेबसाइट पे किसी के साथ मैच होते हैं क्या? जी सर। गाड़ी किसकी पता चला शिरके? सर, हो सकता है कि विक्टिम की हो। आसपास मैंने लोकल्स में पूछताछ की है, लेकिन वो नहीं पहचानते किसकी गाड़ी है। गाड़ी के पेपर्स, लाइसेंस कुछ मिला? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं मिला। एक फोन मिला था, कट है, लेकिन ये फोन बंद है सर। इसको टेक्निकल टीम के पास भेज दो और गाड़ी के नंबर से आरटीओ से पता लगाओ ये गाड़ी किसके नाम रजिस्टर है। ठीक है सर। आसपास के पेट्रोल पंप में पूछताछ करता हूँ, हो सकता है कि पेट्रोल वहीं से खरीदा गया। बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दो। ठीक है सर। एक्शन! पिघलता मक्खन, टेक 1। त्रिलोकी, कैमरा पैन करो। वेरी गुड, वेरी गुड। पर्सनल लगना चाहिए, माइंड ब्लोइंग। कट! रघु रेडी? एक्शन! रघु, चल के आओ। देखो तुम्हारे सामने लड़की है, देख के रुक गए तुम। तो साइकिल से उतरा और उतर के लड़की के पास आ रहे हो। लड़की के ऊपर तुमने पानी फेंका। अभी तुम दोनों एक दूसरे को किस करने जाओ। माइंड ब्लोइंग। कट! अरे, साबुन का सेटअप तैयार करो। इंटरनेट ने पूरी दुनिया की तस्वीर को बदल कर रख दिया है और इसका भारी असर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर भी दिखाई दे रहा है, जिसकी पैदावार है नए सोशल मीडियाज और डिजिटल स्पेसेस, जिसमें कुछ कहानी कंटेंट को छोड़कर सिर्फ अश्लीलता परोसते हैं। ये पोर्टल सार्वजनिक होने के बावजूद निजी रूप में हम तक पहुंचते हैं, जिसे हम अपनी निजी स्पेस, मोबाइल फोन या लैपटॉप में देखते हैं। बोस्की मंडल बहुत सारी प्रतिभा, आत्मविश्वास और सपने लेकर बॉलीवुड में अपना जलवा बिखेरने आई थी। लेटर पास करना। रुपेश, तुम क्या कास्टिंग कोऑर्डिनेटर हो यार? हाँ, ये कैसी लड़कियों को भेजते हो? सारी लड़कियां बस कपड़े उतारना चाहती हैं, मुझे एक्टर चाहिए, एक्टर। सर, मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ। मैं एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, फाइटिंग सब कुछ कर लेती हूँ। पता है, मैं जब स्कूल में थी ना, मैं जब ड्रामा करती थी तो मुझे हमेशा फर्स्ट प्राइज मिलता था सर। ये हुई ना बात। ऐसा करते हैं, अभी ऑडिशन करते हैं। हाँ, तुम ऐसा करो कि मुझे इतना सेड्यूस करो कि मैं अपने एक एक कपड़े उतारने पर मजबूर हो जाऊं। चलो शुरू हो जाओ। रुपेश, रुपेश सर, रुकिए। मैं बंगाल से यहाँ एक्ट्रेस बनने आई हूँ, प्रोस्टिट्यूट बनने नहीं। मैं अपना टैलेंट कैमरा के सामने दिखाऊंगी, किसी डायरेक्टर के बिस्तर पर नहीं। ए बोस्ती, ये आशीष लाल कोई छोटा मोटा डायरेक्टर नहीं है। मोबाइल सीरीज की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है वो। यहाँ सब लोग ऐसे बात करते हैं। और तूने तो कहा था कि एक्ट्रेस बनने के लिए तो कुछ भी करने को तैयार है। हाँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मर्यादा के साथ। जितने खुले कपड़े और खुले विचार होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा काम मिलेगा और उतना अच्छा दाम मिलेगा। यहाँ नहीं करना मुझे ये सब। निकाल इधर जा।
चल मिल जा। मैं तो आप ही के भरोसे यहाँ आई थी ना, आप ही के कहने से मैंने अपना घर गांव सब कुछ छोड़ दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? तो अभी फैसला भी तू ही ले रही है। चल निकल चल चल निकल हट। भैया एक वड़ा पाव दीजिए ना। ये लीजिए मैडम। थैंक यू। ए लड़की रुक रुक रुक, पैसा दे पैसा दे। अरे रुक, पैसा दे। सर, जहाँ में वो जली हुई लाश मिली थी और उसके पास जो कार थी, उस कार की पहचान हो गई सर। शालिनी वस के नाम रजिस्टर्ड है और ये आरटीओ ने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। सर क्राइम सीन पर मिले फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। कार, पेट्रोल का डिब्बा, मोबाइल और लाइटर, सब पे फिंगरप्रिंट सेम है। राइट सर, सभी के सभी शालिनी वत्स से मिलते हैं। सर हमने उसके ड्राइविंग लाइसेंस इशू करते समय लिए गए बायोमेट्रिक से उन्हें मैच करके देखा है, वो 100% मैच होते हैं सर। सर, वारदात की शाम एक औरत ने पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदा था। उसका चेहरा सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है। ये तो शालिनी है। इस पेट्रोल पंप वाले को अरेस्ट क्यों नहीं किया? सर वो बोल रहा था कि रात का टाइम था और वो औरत भी उनके सामने बहुत गिड़गिड़ा रही थी, इसलिए उन्होंने पेट्रोल दे दिया। सर कार में जो फोन मिला था वो खुल चुका है, इसमें एक सेल्फी वीडियो भी है सर। मम्मी, सुमित भैया, अभिनव, प्लीज मुझे माफ करना। मैं आग लगा कर जान देने जा रही हूँ। जिस किसी को भी मेरा ये फोन मिले प्लीज पुलिस को दे देना। मैं अपनी मौत की जिम्मेदार खुद हूँ। सर ये तो आत्महत्या का केस है। सिंपल सा है, शालिनी पेट्रोल पंप पे गई, वहाँ से पेट्रोल खरीदा, उसके बाद वो सुनसान जगह गई जहाँ में उसकी बॉडी मिली। उसने वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद मोबाइल कार में रखा, खुद के ऊपर पेट्रोल डाला और खुद को जला लिया। ओपन एंड शट केस है सर। मुझे भी यही लगता है सर। सर शालिनी ने घर में आत्महत्या करने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि घर का नुकसान होगा, घर वाले भी परेशान होंगे और मोहल्ले में बदनामी होगी, तो शायद इसलिए उसने घर से बाहर जाकर आत्महत्या की। नहीं शिरकी, खुद को आग लगाकर मरने के लिए बहुत हिम्मत लगती है। शालिनी ने वहां बैठे बैठे खुद को आग लगा ली और चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं। मुझे मर्डर लगता है, या तो फिर लाश की पहचान छिपाने के लिए की गई साजिश। लगता है मेरे कहने से तुम दोनों सहमत नहीं हो। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल एक काम करो, आरटीओ से हमें जो शालिनी का एड्रेस मिला है वहां जाके उसके फैमिली को इन्फॉर्म कर दो और उसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन भी निकलवाओ। ठीक है सर। सर ये बड़े साहब भी ना खाली पीली जीत कर रहे हैं। इस केस में कुछ करने लायक है ही नहीं। एक अनजान युवती की जली हुई लाश मिलने से पुलिस टीम के अंदर एक अंदरूनी विवाद छिड़ गया। एक पक्ष का मानना था कि लड़की ने आत्महत्या की है, जबकि दूसरे पक्ष का यह मानना था कि यह हत्या है। खैर पुलिस अपनी कार्यवाही में जुट गई और ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि कौन थी ये युवती। बदनाम शीला, सीन 1 टेक 3 एक्शन। कट। सिमरन, अरे एक दिन के लिए तो अच्छी असिस्टेंट डायरेक्टर बन के दिखा। मेरा मुंह क्या देख रही है? अरे ये हम किसी भक्ति चैनल के लिए नहीं बना रहे हैं। ये तेरे घर पे तेरे पापा, भाई, तू और तेरी माँ अलग अलग कमरे में एक ही समय में देख रहे होंगे। कुछ समझ में आया? अब जा जाके हीरोइन की स्कर्ट को जरा ऊपर कर। रोल कैमरा, साउंड, एक्शन। डिम्पी, तुम किताब पढ़ रही हो, अचानक घंटी बजी।
पलटो। बॉस की एक्शन। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तुम डिम्पी को ऐसे पकड़ो कि जैसे तुम मर्द हो और वो तुम्हारी बीवी। या कम ऑन, टच करो उसे, छुओ, सहलाओ, व्हीलर। वेरी गुड। कम। ए लड़की, रुपेश, तू और वो लड़की अभी इसी वक्त मेरे सर से निकलो बाहर। कमाल हो, निकल जाओ यहाँ से। दीदी, मैंने आज तक ऐसे छोटे कपड़े कभी नहीं पहने। मेरे गांव वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे ये किसी टीवी या सिनेमा हॉल में थोड़ी आएगा। ये देख, ऐसे महंगे स्मार्टफोन पे आएगा। तेरे घर वालों के पास या गांव में किसी के पास है इतना महंगा फोन? फिर और वैसे भी अगर ये कोई देखता भी है ना तो किसी को बताता नहीं है। और फिर भी दीदी, ये सब कितना गंदा है। अरे गंदा कुछ नहीं होता, गंदी अपनी सोच होती है। तू कुछ गलत तो नहीं कर रही है ना? मेरी माँ ने न जाने कितने सालों तक स्ट्रगल किया है, तब जाकर आज मैं वेब सीरीज की दुनिया की इतनी बड़ी स्टार हूँ। अरे तू तो डायरेक्ट यहाँ आई है, पैसे कमा, नाम कमा। नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे। तो फिर मुंबई में क्या करेगी? खाएगी क्या और जिएगी कैसे? तेरे घर वाले तुझे पैसे भेजते हैं? हाँ, मैं तो घर से भाग के आई हूँ दीदी। ये ऐसे नहीं मानेगी। एक बार मैं इसकी सारी शर्म निकाल देता हूँ। सब मैं समझाती हूँ उसे, ये कर लेगी ना तू? बदनाम शीला, टेक 3, एक्शन। वेरी गुड। तू कहाँ रहती है? मेरे साथ। मैं इसका गॉडफादर हूँ। अबे चल हलकट, तुझे तो बस तेरे कमीशन से मतलब है। बॉस की, अब तूने काम कर लिया है ना, अब तुझे कोऑर्डिनेटर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये बाहर से कोई काम ला कर दे तो ले लेना। लेकिन दीदी, ये तो गलत है ना। ये मुझसे प्यार करते हैं और इन्होंने मुझे काम भी दिलवाया। ये मुझे स्टार बनाना चाहते हैं दीदी। ये रुपेश, ये तुझे स्टार बनाएगा? ये सिर्फ तेरा इस्तेमाल कर रहा है। आगे चल के तू पैसा कमाएगी और ये तेरे पैसों पे मौज उड़ाएगा और तुझे प्यार के नाम पे नोचता रहेगा। डिम्पी, बहुत ज्यादा बोल रही है तू। बराबर बोल रही है मैं। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के सारे मर्दों को जानती हूँ मैं। बस की, तू मेरे साथ चल, मेरे घर। डिम्पी, ये तू ठीक नहीं कर रही। और बॉस की, अगर तू इसके साथ गई ना तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। अबे जा, बर्बाद आदमी, पहले खुद को तो आबाद कर ले। चल निकल यहाँ से, आ गया लड़कियों के रूम में, चल निकल। हमारी क्या गलती है इसमें यार? जो कुछ भी करा उसने करा होगा। ओए, ए, संभल के, हाँ? मेरी माँ बहन के साथ है। ये किसको लेकर आए हो साथ में? तुझसे मतलब? ये यहीं रहेगी। खुद माँ बेटी तो गंदा काम करती हो, अब दूसरी लड़कियों को बीच में धकेल रही हो। कौन है लड़की? तू ज्यादा देवता मत बन। अभी तक तो मेरे कपड़े उतारने के पैसों से ही खा रहा था ना। आया बड़ा हीरो बनने। सुयश, तू अपने कमरे में रह, ये तेरी बहन के साथ उसके कमरे में रहेगी। ये बिल्कुल नहीं रहेगी यहाँ पर। इसे कहो अभी निकले। ये लड़की, चल निकल बाहर। नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारे काम से। बदतमीज, निकल यहाँ से, निकल निकल, नहीं रह सकता अपने घर में, चल। हमें लाश के पैर में ये सैंडल भी मिला है, क्या ये शालिनी का है? ये सैंडल तो शालिनी का है, शालिनी है। शालिनी इतने दिनों से घर नहीं आई, आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? 6 महीने पहले तक तो हम सब लोग साथ में ही रहते थे, पर फिर अचानक से शालिनी के मन में क्या आया? मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगी। मुझे अब अपनी स्पेस चाहिए। बराबर वाला घर खाली है, मैं उसे रेंट पे ले रही हूँ। वहीं रहूंगी और वहीं से अपने पेशेंट्स की काउंसलिंग करूंगी। शालिनी, मैं अभी जिंदा हूँ और मेरे जीते जी तुम मुझसे अलग रहेगी, ये ठीक है क्या? हाँ तो खाना तुम लोगों के साथ खा लिया करूंगी, लेकिन आप लोग जो ये इतने सवाल पूछते हैं ना मुझसे, कहाँ गई थी, कब आ रही है, कौन मिलने आया था, मुझे ना इन सवालों से चिढ़ मचती है। ऊपर से मेरा प्रोफेशनल स्ट्रेस।
सबका दुखड़ा सुन के उनको एडवाइस करना आसान काम है क्या? शालिनी क्या करती थी? वो एक साइकोलॉजिस्ट थी। साइकोलॉजिस्ट तो लोगों को आत्महत्या करने से रोकते हैं। या शालिनी ने खुद ने आत्महत्या कर ली? क्या ऐसा तो नहीं कि उसका इंडिपेंडेंट रहना, उसके इंडिपेंडेंट विचार आप लोगों को अच्छे नहीं लगते थे, इसीलिए आप लोगों ने उसको बिला वजह स्ट्रेस दिया और आत्महत्या करने पर मजबूर किया? वो जब से ऊपर वाले फ्लैट में रहने लगी तो फिर हम लोग शायद ही उससे कभी मिलते थे। और फिर वो सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए शहर से बाहर ट्रैवल भी किया करती थी। हमें लगा था शायद किसी सिलसिले में नागपुर, पुणे वगैरह गई होगी। उसके फ्लैट की तलाशी लेनी है हमें। चलो नहीं चलते हैं जी उत्कर्ष भाई, आओ जो। हाँ चले? हाँ चलो अपने निकलिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ध्यान रखो उत्कर्ष भाई। मैं हूँ ना। चल चल। डिम्पी को लेकर फिल्म बना रहे हैं। अगली बार आएंगे ना, मैं तुम्हारे लिए भी बात करूंगी। कौन सा? शालिनी यहीं पे काउंसलिंग करती थी और यहीं रहती भी थी। करड़े सर्च करो रूम में। शिरके, लगता है अपॉइंटमेंट डायरी है। बीच के कुछ पन्ने गायब है, किसी ने इसके साथ छेड़खानी की है। शिरके, शायद शालिनी को पेज पर दबाकर लिखने की आदत थी। ये देखो, मिसिंग पेज की हैंडराइटिंग नेक्स्ट पेज पर उभर कर आई है। एक काम करो, इसको हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजो और ये नाम रिकवर होते हैं कि देखो। सर ये जो मिसिंग पेजेस हैं, ये शालिनी के सुसाइड के पहले क्या? सुसाइड नहीं, मर्डर। मैं यकीन के साथ कहता हूँ ये मर्डर है और मुझे तो इन दो भाई और माँ पर शक है। एक काम करो, इन सब के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ और ये जो भाई है इनका बायोडाटा निकालो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर कल तक आ जाएगी। ये देख, 6 महीने से मेरी कोई पेमेंट्स नहीं आई है और तेरी भी नहीं आई है। ऐसे में हमें समझदारी से काम करना होगा। घर का पूरा खर्चा माँ की सेविंग्स से चल रहा है और ऐसे में हमें इतना भी नहीं करना चाहिए कि उन पे बोझ बन जाए। दीदी, यहाँ कोई सीधे तरीके से काम और पैसे क्यों नहीं देता? ये तेरा गांव नहीं है। अगर यहाँ रहना है तो यहाँ की इंडस्ट्री के हिसाब से चलना पड़ेगा। बिजनेस में रहना है तो ये सब कुछ तो करना पड़ेगा और ये सब के लिए पैसे लगते हैं। और पैसे कहाँ से आते हैं? डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के पास से। ठीक है दीदी, मैं सबसे मिलने जाऊंगी। ये हुई ना बात। रुक, ये देख, ये ड्रेस पहन के जा, काम जल्दी मिलेगा। सर के साथ बात करता हूँ। सर, शालिनी वत्स की पीएम रिपोर्ट। विंड पाइप में क्रैक्स है और लंग्स में स्मोक के ट्रेसेस। मर्डर। सिर्फ ये मर्डर है। मतलब शालिनी गाड़ी से पेट्रोल लेकर जरूर आई, उसको किसी ने गला दबा के मार दिया। सिरके, इसीलिए तो बॉडी फ्लैट जमीन पे पड़ी थी। हाँ, तब तुम मुझे पिलाओगे 4 चम्मच शक्कर वाली चाय? हाँ सर, बिल्कुल। लेकिन सर, बॉडी में 3 महीने के फीटस के ट्रेसेस भी मिले हैं। सर, कहीं ये मर्डर का मोटिव तो नहीं? हो सकता है उसके बॉयफ्रेंड ने उसको मारा होगा क्योंकि उससे शादी नहीं करना चाहता था। या ऐसा भी हो सकता है कि शालिनी प्रेग्नेंट होने के बाद उसने उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर प्रेशर डाला होगा शादी के लिए। या तो ये ऑनर किलिंग का मामला भी हो सकता है, उसके भाइयों ने मारा होगा उसको। फैमिली के बारे में पता किया? हाँ सर, फैमिली मेंबर्स के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं और सर पता चला है कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी ख़राब है। बड़े भाई का जो भी बिजनेस था वो डूब चुका है और छोटे भाई की जो भी सेविंग थी सब ऑनलाइन बेटिंग में जा चुकी है। आए दिन लेनदार आते रहते हैं उसके घर में। तो सिर क्लियर है? इसका मतलब भाइयों के पास मर्डर का डबल मोटिव है। उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता करो और फैमिली से पूछताछ करो। क्या?
वो 3 महीने के पेट से थी। ये जरूर उस बुढ़े डॉक्टर अनिल नागराज की करतूत होगी। मेरी शालिनी। अनिल नागराज कौन है? सर वो एक डॉक्टर है, काम के सिलसिले में शालिनी मिलती थी उनसे। उम्र में दुगने हैं शालिनी के, और उससे शादी करना चाहते थे। जी हाँ, ये सच है कि मैं शालिनी से प्यार करता था और मैं उससे शादी भी करना चाहता था। फिर मुझे उसकी कई बातों से ये एहसास हुआ कि वो बहुत ही सेल्फिश और चालाक औरत है। अनिल, मैं और तुम एक ही क्लिनिक से ऑपरेट करते हैं ना, तो कितना कमाल का बिजनेस होगा ना अगर मैं उन्हें काउंसलिंग दूं और तुम उन्हीं पेशेंट्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना। बिल्कुल हो सकता है, कोई ऐसे में मेरा लोड कम हो जाएगा और क्लिनिक के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी हम 50-50 आपस में शेयर कर लेंगे। एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस क्यों? मेरे आने से तुम्हारा धंधा बढ़ेगा ही। बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट तुम्हारे पेशेंट बढ़ेंगे। माय डियर, ये अमेरिका नहीं है, ये इंडिया है, और यहाँ पर लोग ना काउंसलिंग से ज़्यादा गोलियों पर विश्वास करते हैं। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मान लूँगा, बस तुम मुझसे शादी कर लो। जब हम दोनों आपस में रिलेशनशिप में होंगे तो फिर ये लेन देन आड़ा ही नहीं आएगा ना। मैं सब कर सकती हूँ, शादी नहीं कर सकती। मैं उसकी मंशा समझ चुका था कि वो मुझे सिर्फ घुमा रही है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमें घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और आप जो बोल रहे हो सब कुछ उससे उल्टा है? मतलब आपने शालिनी को शादी के झांसे देकर उससे संबंध बनाए रखे, वो प्रेग्नेंट हो गई, उसने शादी की मांग की तो आपने उसको मार दिया, और सब कुछ ऐसी प्लानिंग की कि लोगों को लगे ये सुसाइड केस है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने ना तो शालिनी को मारा है और ना ही मैंने उसे प्रेग्नेंट किया है। यहाँ तक कि पिछले 6 महीने से मैं उससे मिला तक नहीं हूँ। अब चाहे तो मेरी कॉल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। वो तो चेक करेंगे, लेकिन आपके हम डीएनए टेस्ट भी करवाएंगे। इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। आज के बाद अगर इसे हाथ लगाया ना तो तेरे हाथ तोड़ दूंगी। थैंक यू सर। चिरके, ये शालिनी का भाई यहाँ क्या कर रहा था? अरे शालिनी की कार और इंश्योरेंस के पैसों के चक्कर में आया था। कमाल है, इतने जल्दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसों के लिए इन दोनों भाइयों ने शालिनी का मर्डर कर दिया और बाद में लाश को जला दी? सर, इस बात का अभी तक हमें कोई क्लू नहीं मिला है। नहीं मिला तो हम ढूंढेंगे। Okay. 1 2 3 4 5 6 3। सर, इस सीरीज में मैं सिर्फ एक गाने में हूँ। इसे स्पेशल अपीयरेंस कहते हैं। तुमने ही बॉस की गवाह दी और वो मेन हीरोइन बन गई। 5। अरे सागर, शॉट रेडी है क्या? यस सर। अरे राजू, जरा। मुझे हवा निकालनी भी आती है। 3 4 5 6 7 8। रुपेश, तुम्हें अगर बॉस्की का कमीशन चाहिए तो पैकअप के बाद मुझे बाहर मिलो। समय के साथ साथ बोस्की ने अपने सपनों के साथ समझौता कर लिया और वो ग्लैमर की इस नई दुनिया में रम गई, और अब मुंबई की ये ग्लैमर भरी दुनिया ही उसका वर्तमान और भविष्य बन गई। और सिर्फ 6 महीनों में वो अपने गांव, अपनी भाषा, अपने संस्कारों से कट गई और फिर अचानक एक दिन लापता हो गई। क्या नाम बताया आपने? बोस्की मंडल। सर ये देखिए, मोबाइल सीरीज में काम करती थी। जी सर, मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। इसका काम मैं ही देखता था। आप ही के साथ रहती थी? जब गांव से आई थी तब मेरे साथ रहती थी। उसके बाद एक एक्ट्रेस है डिम्पी, उसके साथ रहने लगी। हो सकता है अपने गांव चली गई हो। कोई चांस नहीं है सर, अपने गांव जाएगी तो घर वाले घर के अंदर घुसने नहीं देंगे। नहीं गई होगी, यहाँ अच्छा काम मिल रहा था उसे। आपने उसकी फ्रेंड डिम्पी के यहाँ पे पता किया? मैं गया था तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था। मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। सर, ये लड़की
बॉस की मंडल मोबाइल सीरीज में काम करती है, मिसिंग है और फोन भी बंद आ रहा है। इसके कनेक्शन में जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ करो, उनका नंबर सर्वेलेंस पे डाल दो और इस लड़की के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकालना। ठीक है सर। फालतू की नाटक करते रहते। पुलिस पुलिस पुलिस। सर हम लोग शूटिंग के लिए सिलवासा गए थे, जब हम निकले तो बॉस की यही थी। बॉस की मैं और माँ 3-4 दिन के लिए सिलवासा जा रहे हैं शूटिंग के लिए। तू आराम से रहना, हाँ, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो जुगर किराने वाले के पास से ले लेना और पैसे लिखवा देना, ठीक है? लेकिन जब हम वापस आए तो वो घर में नहीं थी। हमने बॉस की के कांटेक्ट में और हमारे कांटेक्ट में सभी को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। बाद में रुपेश ने बताया कि वो पुलिस स्टेशन गया था। आशीष लाल की नई मोबाइल सीरीज में बॉस की मंडल ने डिम्पी को रिप्लेस किया, क्या ये? सर ये लोग तो लाइक्स और सब्सक्राइब्स के लिए कुछ भी छापते हैं। बॉस की तो मेरे घर में मेरी बेटी की तरह रहती थी। बेटी की तरह थी और डिम्पी से आगे बढ़ने लगी, तभी आप दोनों ने उसे गायब कर दिया और अब सिलवासा का बहाना बना रहे हो। सर मैं अपने प्रोडक्शन का और होटल का नंबर और एड्रेस दोनों दे देती हूँ, आप वहाँ से पता कर सकते हैं। मैडम वो तो हम पता करेंगे ही, कर दे। इनसे डिटेल्स लेके क्रॉस वेरीफाई करो। सर घर में और कौन रहता है? मेरा बेटा सुयश। कहाँ है वो? बॉस की मंडल कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मैं तो आई और ताई के जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ गणपति फूले गया हुआ था। मेरे दोस्त बाहर ही खड़े, आप उनसे पूछ लीजिए। बॉस की मंडल के साथ मोहल्ले में कोई छेड़खानी की वारदात तो नहीं हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहल्ले में से किसी ने उसे किडनैप करके रखा? नहीं सर, हमारा मोहल्ला थोड़ा वैसा है, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर सकता। कमरा कौन सा है उसका? कोई फोन वगैरह मिला? नहीं सर। अरे सर चेक करो। सर ये देखिए, बॉस की मंडल के नाम से मेडिकल फाइल। बॉस की मंडल HIV पॉजिटिव थी। सर उसने कभी बताया नहीं, इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता सर। जैन सर। जय। अच्छा शालिनी वॉच केस में कुछ अपडेट? सर DNA रिपोर्ट और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की एनालिसिस का इंतजार है। बॉस के मंडल केस का कोई अपडेट? सर बॉस के घर पे फोन नहीं मिला और उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी क्लियर है, लेकिन सर उसके घर पे एक पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट मिली है जिसमें ये मेंशन है कि वो HIV पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से वो कहीं चली गई है। उसके नेटिव प्लेस पूछताछ की? हाँ सर, वेस्ट बंगाल में वहाँ की लोकल पुलिस गई थी। सर उसके माता पिता का कहना है कि जब से बॉस की घर से गई है ना तो उसने कभी घर पे फोन किया और ना ही कभी घर आई है। सिर्फ एक काम करो, उसके कनेक्शन में जितने भी लोग हैं उनके कॉल रिकॉर्ड क्रॉस चेक करो और क्वेश्चनिंग शुरू कर दो। हमने बॉस की मंडल और तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। तुम्हारी और बॉस की फोन पर बहुत लंबी लंबी बातें होती थी और इस वक्त वो मिसिंग है। कहाँ है बॉस की मंडल? सर मुझे नहीं पता बॉस की कहाँ है। हाँ मेरी उससे बातचीत होती थी क्योंकि मैं उसका गॉडफादर हूँ। मैंने उसे पहला ब्रेक दिया था। माइंड ब्लोइंग कट। बॉस की आज तुझे मेरी नजर ना लग जाए। आज तू बहुत अच्छा काम कर रही है, सच में बहुत अच्छा काम कर रही है। थैंक यू सर। सर आप मसाला कॉमेडी फिल्म बनाइए ना, मैं आपके लिए उसमें एकदम फ्री में काम करूंगी। अरे ऐसी फिल्में मुझे देगा कौन? अब तो मैं ऐसी वैसी सीरीज का डायरेक्टर हो गया हूँ। आप खुद पे विश्वास रखो, सब होगा। सर वो मुझ में चेंज ला रही थी, मैं उसे गायब क्यों करूंगा? ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन दोबारा जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा। ओके। सर ये बॉस की जिस इंडस्ट्री में काम करती थी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसकी लाइफ में जितने भी लोग थे सब के सब गड़बड़ है। सर वो डायरेक्टर आशीष लाल, 1 साल पहले उसके ऊपर कुछ हीरोइनों ने आरोप लगाए। उसके पहले वो कास्टिंग डायरेक्टर सुरेश, 6 साल पहले वो प्रोस्टिट्यूशन रेड में पकड़ा गया था। उसके खिलाफ सबूत नहीं था इसलिए उसे छोड़ना पड़ा। और सर वो डिम्पी और बॉस्की की गॉसिप्स इंटरनेट पे अपलोड हैं। डिम्पी का भाई शुएस वो भी गड़बड़ी लग रहा है, उसके सारे दोस्त भी गड़बड़ लग रहे हैं। लेकिन सिर्फ इनमें से किसी के खिलाफ हमारे पास ठोस सबूत नहीं है और उसमें ये बॉस्की को हेड्स हो जाना
सर बॉस्की मंडल का सोशल मीडिया अकाउंट ओपन हो गया है। सर ये देखिए, इसी के जरिए उसने मुंबई आने से पहले कास्टिंग कोऑर्डिनेटर रुपेश से कांटेक्ट किया था। और सर ये देखिए, उसके साथ उसके गांव का एक लड़का है, विधान बंधु, जो मुंबई में रहता है। सर मैंने उससे कांटेक्ट किया है, वो अभी गांव गया है, जैसे ही आएगा हमसे कांटेक्ट करेगा। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। शालिनी वत्स की अपॉइंटमेंट आई से फटे हुए पेजेस में से ये 8 नाम रिकवर हुए। अरे इसमें तो बॉस्की का भी नाम है। इसका मतलब बॉस्की लापता होने से पहले शालिनी से मिली थी। लेकिन क्यों? इन दोनों केसेस का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? सर कनेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन ये शालिनी साइकोलॉजिस्ट थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉस्की उसके पास किसी काउंसलिंग के लिए गई थी? तो फिर अपॉइंटमेंट के डायरी में उसका पेज क्यों फटा था? कुछ तो भी गड़बड़ है शिर के। सर ये डीएनए दो। डॉक्टर अनिल का डीएनए शालिनी के फीटस के डीएनए से मैच नहीं हुआ, और डॉक्टर के रूटीन चेकअप में भी शालिनी के फीटस का डीएनए शालिनी की मां से भी मैच नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? और तुम दोनों तो कह रहे थे ये ओपन एंड शट केस है, शालिनी ने सुसाइड किया है। ऐसा नहीं है शिर के, हमें कुछ दूसरा रास्ता अपनाना होगा। आइए सर, ये कार डीलर है, शालिनी मैडम की गाड़ी खरीदना चाहते हैं जो हमें क्राइम सीन पे मिली थी। आइए बैठिए, चाय पिएंगे? थैंक यू सर। देखिए वैसा तो सब कुछ हो चुका है, मतलब शालिनी के भाई ने हमें सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। एक छोटा प्रॉब्लम है, वो जो इंश्योरेंस पेपर है उसके ऊपर शालिनी के सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे। अगर कोई शालिनी की सिग्नेचर करने वाला मिल जाए तो ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे, नहीं तो सब ये कोर्ट में मैटर जाएगा बिला वजह। सर मुझे सुमित साहब से बात करनी पड़ेगी। प्लीज प्लीज कीजिए ना। सर वो कहने हो जाएगा। गुड। मुझे मेडालियन बुलाया है। जाइए जरा कीजिए ना इतना प्लीज। जी सर। चेक करो। शालिनी वत्स, आपने ये सुसाइड का शेक्सपियरियन ड्रामा क्यों किया? भाइयों को पैसे की तंगी थी, तो मैंने सोचा मेरे इंश्योरेंस के पैसों से सुमित भैया और अभिनव दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी। बॉस्की मंडल क्यों आई थी तुम्हारे पास? काउंसलिंग के लिए। मैं न्यूज़पेपर में लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम्स के आंसर देती हूँ, तो शायद वहीं से उसे मेरे मैसेंजर सर्विस का नंबर मिला होगा, तो उसने मुझे कांटेक्ट किया। मैं बॉस्की मंडल एक्ट्रेस, मुझे आपसे मिलना है। उसकी फ़ोटो देखी तो मुझे जेन्युइन लगी, इसलिए मैंने उसे अपॉइंटमेंट दे दिया। मुझे खुद से नफरत हो गई है मैम, अपनी बॉडी से नफरत हो गई है मुझे। मैं यहाँ फिल्मों में काम करने आई थी और मोबाइल वेब सीरीज में काम करने लगी।
अब कोई मेरे चेहरे को, मेरी स्माइल को नहीं देखना चाहता। सब सिर्फ मेरी बॉडी देखना चाहते हैं। कोई मुझसे बातें नहीं करना चाहता। सब मेरे साथ सिर्फ सोना चाहते हैं। सब गिव एंड टेक है बस। मैं नहीं जीना चाहती हूँ मैम, मैं मर जाना चाहती हूँ। पानी। बॉस्की, तुम्हें उन लोगों को कन्फ्रंट करना चाहिए। कोई फायदा नहीं है मैम, यहाँ सब मोटी चमड़ी है। हाँ, लेकिन मैं सुसाइड करने से पहले इन सब के बारे में किसी को जरूर बता कर जाऊंगी। कोई जो मेरा अपना हो, जो मुझे समझे, मुझे जज ना करे। उसने आपको कुछ बताया? नहीं। उसका हुआ क्या? अरे ऐसा मत देखिए, हमें सब पता है। हाँ, आप सिर्फ बोलते जाइए। सर वो मरना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि जिंदगी को एक और मौका दो। बॉस्की, एक काम करते हैं, 2 दिन के बाद कहीं बाहर मिलते हैं, खुली हवा में बात करेंगे, ठीक है? एक काम करो, 2 दिन के बाद 8 बजे मेरे बताए एड्रेस पे आ जाना, ठीक है? और वहीं ये दवाई खा लेना। मैं 5 मिनट बाद तुमसे मिलूँगी, ठीक है? जी मैम, पर मिलना कहाँ है? मैं तुम्हें एड्रेस देती हूँ। 8:05 पे मैंने उसे वहां बुलाया। मम्मी, सुमित भैया, अभिनव, प्लीज मुझे माफ करना। मैं आग लगा के जान देने जा रही हूँ। किरत, तुमने नहीं मारा बॉस्की को। उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है हमारे पास। उसका पेट एम्प्टी था, तुम्हारे गोली से नहीं मरी। What? और ये कैसे पॉसिबल है? मैंने बॉस्की को नशे की इतनी हैवी डोज दी थी, उसकी मौत डेफिनेट थी। लेकिन तुमने जो गोली दी थी वो लेने से पहले ही उसको किसी ने मार दिया था, गला दबाकर। उसके विंड पाइप में क्रैक्स मिले हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। मतलब मेरी बॉडी को सिर्फ जलाया, मारा नहीं? फिर भी तुम्हें अरेस्ट करना होगा। डॉक्टर शालिनी वत्स पुलिस की निष्पक्षता और सही पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वजह से मर्डर केस में तो बच गई, लेकिन उस पर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का नया चार्ज लगाकर उसे हिरासत में ले लिया गया। अब पुलिस के सामने बोस्की मंडल से जुड़े सवालों का अंबार लग चुका था। बोस्की आत्महत्या क्यों करना चाहती थी, कौन उसका गुनहगार था, किसने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया और आत्महत्या से पहले ही उसकी हत्या कर दी। पुलिस नए सिरे से केस की जांच पड़ताल में जुट गई और बोस्की के जीवन से जुड़े हर व्यक्ति को शक की निगाह से देखा जाने लगा। सर बॉस्की के गांव से जो लड़का विधान बंधु, वो मुंबई आ गया है। मैंने उसे पुलिस स्टेशन बुला लिया है। सर, बोस्की मुंबई जाने से पहले सोशल मीडिया मैसेंजर पे मुझसे कांटेक्ट किया और फिर मैसेंजर सर्विस से फोन भी किया। হ্যালো বিধান দাদা, কেমন আছো? তোমার একটু হেল্প চাই दादा। मुझे फिल्मों में ट्राई करना है, मैं मुंबई आना चाहती हूँ। अरे खूब आलो, बिल्कुल आओ, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। दादा, मेरे रहने के लिए कोई जगह का इंतजाम कर सकते हैं क्या आप? अरे मैं तो खुद इतने लड़कों के साथ रहता हूँ, तुम इंटरनेट पे क्यों नहीं ट्राई करती हो? वहाँ तो लड़कियों का बहुत सारा ग्रुप है, तुमको कोई ना कोई पेइंग गेस्ट मिल जाएगा। ठीक है दादा। फिर उसने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया और एक दिन मैंने उसे मार्केट में देखा। ए लड़की, रुक रुक रुक, पैसा दे पैसा दे। फिर बोस्की ने कहा मुझे गांव ले चलो। मैंने उसे रुपेश के साथ रहकर इंडस्ट्री समझने को कहा और मैं वहां से गांव चला गया। गांव से जब वापस आया तो बोस्की का फोन आया। उसके गायब होने के 2 दिन पहले ही मैं उससे मिला था। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ दादा। वो रुपेश कोऑर्डिनेटर, उसने मुझे छत तो दिया, पर प्यार के नाम पर हर रोज मेरे साथ जबरदस्ती सोता था। और नैना आंटी और डिम्पी दीदी,
कहने को तो वो मेरे लिए माँ और बहन जैसी थी, और वो मुझे रोज कहती थी कि हम तुम्हें फाइनेंसर के पास भेज रहे, प्रोड्यूसर के पास भेज रहे, डायरेक्टर के पास भेज रहे। पर असलियत में तो वो मुझे बिजनेसमैन के पास भेजती थी प्रोस्टिट्यूशन के लिए, और मुझे काफी दिनों तक सबका कुछ पता ही नहीं चला। और वो डायरेक्टर आशीष लाल मुझे बोल्ड बनाने के चक्कर में मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाता था। और डिम्पी दीदी का भाई सुयश, उसने तो हद ही कर दी। और माँ और बहन का गुस्सा मुझ पर निकाला मेरे साथ रेप करके। दादा, अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पता नहीं इसका बाप कौन है। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ? सब मुझ पर थूकेंगे। दादा, बॉस्की ने तुम्हें बताया था कि उसे एड्स था? नहीं सर। ठीक है, जाओ। जी। शिरकी, बॉस्की का पोस्टमार्टम जिस डॉक्टर ने किया उससे पूछो कि उसने बॉस्की के बॉडी से जो ब्लड स्पेसिमेन रिकवर किए थे, क्या उससे ये पता चल सकता है कि बॉस्की को एड्स था या नहीं? और शिरके, अभी इसने 3 जनों के जो नाम लिए, आशीष, रूपेश और सुयश, इन तीनों को अरेस्ट करो और बॉस्की के फीटस के डीएनए से इनका डीएनए मैच करवाओ और इनका एचआईवी टेस्ट भी कराओ। यस सर। सर, नैना और डिम्पी से उन लोगों की लिस्ट भी लेता हूँ जहाँ बॉस्की को उन्होंने कास्टिंग के नाम पे भेजा था। रुपेश, आशीष, नैना, डिम्पी, सुयश सभी को अरेस्ट कर लिया गया। सारे मेल सस्पेक्ट सभी के डीएनए टेस्ट करवाए गए और सुयश का डीएनए बॉस्की की बॉडी में मिले फीटस के डीएनए से मैच कर गया, लेकिन इनमें से किसी को एड्स नहीं था। पुलिस ने सुयश को बहुत तोड़ा, लेकिन उसने बॉस्की की मौत में अपना हाथ होने से इनकार किया। पुलिस ने नैना और डिम्पी से पूछकर उन सारे लोगों की लिस्ट तैयार की जिसके पास उन्होंने बॉस्की को संबंध बनाने के लिए भेजा था। बहुत सारे लोग सामने नहीं आ रहे थे और जो कुछ सामने आए उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया। सर, चौथा चम्मच है ये। अरे 4 चम्मच शक्कर की चाय, दिमाग की बत्ती जलाए शिरके। सर, ऐसा शुगर हो सकता है। देखो सर, मैंने बॉस्की के मर्डर वाले दिन क्राइम सीन से डम डाटा स्टडी किया, जिसमें ये नंबर मिला है जो डिम्पी के कॉल रिकॉर्ड में है। शिरके, पता करो किसका है, बुलाओ इसको पुलिस स्टेशन। एक काम करो, ये नंबर के बारे में डिम्पी से पूछताछ करो। जी सर। सर, ये आदमी तो नहीं आ सकता, हमें खुद मिलने जाना पड़ेगा। सॉरी, तुमने तकलीफ है, आपको यहाँ आना पड़ा। इस हालत में मैं झूठ नहीं बोलूँगा। सब बॉस्की को मैंने ही मारा है। हाँ, मैं तेरे कारण मैं रोज मौत से लड़ रहा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों मारा? क्योंकि नैना ने मुझे बॉस्की के साथ सुलाया था, जिसके वजह से मुझे ये एड्स हो गया। आपको इतना कंफर्म कैसे पता बॉस्की को एड्स था? क्योंकि डिम्पी ने बॉस्की के लैब रिपोर्ट्स दिखाए थे। मैम, एड्स मुझे है, मैं HIV पॉजिटिव हूँ। रिपोर्ट्स निकालते वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने रिपोर्ट्स बॉस्की के नाम पर निकलवाए। उत्कर्ष जी को जब HIV पॉजिटिव हो गया तो वो पूछते हुए मेरे पास आए। मैंने भी बॉस्की के नाम के रिपोर्ट्स उन्हें दिखा दिए। उन्हें लगा कि उन्हें HIV पॉजिटिव बॉस्की की वजह से हुआ है। बॉस्की के PM रिपोर्ट के हिसाब से उसे एड्स नहीं था। फिर हमने डिम्पी का HIV टेस्ट करवाया तो उसे एड्स है। क्या? डिम्पी के कहने पर मैंने बॉस्की को मार दिया? आप अपने पापों की सजा भुगतो। रहे बॉस्की के गुनहगार, उन्हें कानून सजा जरूर देगा। जिस तरह अपने जीवन में सतर्कता बरतने की जरूरत होती है,
उसी तरह से काम करते वक्त भी सतर्कता बरतना जरूरी होता है। अपने काम में कुशल होने से ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। चाह कुछ करने की, कुछ बनने की, सुनहरे भविष्य की, प्यार भरे जीवन की। चाह एक ऐसा शब्द है जो सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी। चाह अगर सकारात्मक है तो ये जीवन को नई राह दिखाती है, उसे खुशियों से भर देती है, और अगर नहीं तो ये जीवन को तबाह भी कर सकती है। इंसान उसे पाने की जिद में ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी तबाह कर देता है। आज का ये केस भी ऐसी ही चाह से जुड़ा है जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी, सुखी और संपन्न परिवारों को जलाकर राख कर दिया। देविका, तुमसे बिछड़ने का दिल तो नहीं करता, पर क्या करें, फेयरवेल भी रस्म है, निभानी तो पड़ेगी ही। देविका, तुम इतनी अच्छी जॉब छोड़कर नोएडा शिफ्ट क्यों हो रही हो? मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती नाती, मुझे अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर चलना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, हमसे दूर जा रही हो पर दिल से कभी दूर नहीं होगी। कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद जरूर करना। पक्का। रिया, ये क्या कर रही हो? सामान क्यों फाड़ रही हो? आपने मेरे सामान को हाथ में कैसे लगाया मम्मा? मुझे बच्ची समझा आपने? रिया, बिहेव। क्या बात है देविका, क्यों डांट रही हो बच्ची को? बच्ची? ये बोल रही है कि अब बच्ची नहीं रही। आप ज्यादा बोलो मत मम्मा, मुझे सिर्फ इतना बताओ मेरा नया टेडी कहाँ रखा है? रिया। अच्छा बेटा, नया टेडी वो तो ऊपर रखा हुआ है, जा ले ले जा। क्या बात है? अनीश, हम नोएडा तो शिफ्ट हो जाएंगे, बट डू यू रियली फील रिया वहां ये बदतमीजी बंद कर देगी? क्यों, तुम्हें अपनी माँ और बहन पे भरोसा नहीं है? कैसी हो माँ? नमस्ते। खुश रहो, खुश रहो। वो ट्रक पीछे से आ रही है, 2 घंटे लेट है, वो डायरेक्ट अपने नए घर में जाएगी। अच्छा अच्छा, तब तक सामान निकालो। सामान निकालो, अंदर चल। अच्छा, पता है विद्या मौसी ने तो तेरे लिए स्कूल भी सेलेक्ट कर लिया है, नोएडा का बेस्ट स्कूल है। वाओ ग्रेट, विद्या मौसी इज द बेस्ट। और नानी मासी नहीं दिख रही, कब आएंगी? मार्केट गई है, आती ही होगी। ये अरे रिया, हाथ नहीं धोए तो कम से कम सेब धो लेती। वेलकम एवरीबॉडी। आ गई विद्या मौसी। ये देखो रिया, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। थैंक यू सो मच मासी। इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देकर क्यों इसे बिगाड़ रही हो? कम ऑन दीदी, ये देखो, मैं तो आपके पति को बिगाड़ने का सामान भी लाई हूँ। दिस इज फॉर यू जीजा जी। अरे वाह, थैंक यू। कम ऑन दीदी, अब खुशी के मौके पर मुंह मत बनाओ। वैसे ये देखो, आपके लिए भी कुछ लाई हूँ। विंडो खोलो, अरे दरवाजा खोलो, खोलो सर। तो गैस सिलेंडर का नॉब तो ऑन है, शायद गैस खत्म होने की वजह से दोनों बॉडीज पूरी तरह से जल नहीं पाई। बहुत ही ब्रूटल मर्डर सर, दोनों के हाथ पैर बांधे गए।
जिसने भी इन दोनों को जलाया होगा उसके दिल में इन दोनों के लिए बहुत ही गहरी नफरत रही होगी। इतनी गहरी नफरत कि उस नफरत की आग में दोनों को जलाकर स्वाह कर दिया। इसकी वजह से मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद हो गई। इसका भी यही हश्र होना था। पुलिस की आंखों के सामने था एक खौफनाक मंजर। एक औरत और एक आदमी की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। इतनी बर्बरता, इतनी अमानवीय तरीके से हत्या की गई थी कि पुलिस के लिए भी यह दृश्य बचाना आसान नहीं था। और दीवारों पर लिखे हुए अनेक शब्द पुलिस के लिए चुनौती थे, लीड थी, या फिर उन्हें मिसलीड करने की कोई कोशिश। मैम, हमको नहीं मालूम ये आदमी और औरत कौन है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये दोनों इस घर में नहीं रहते थे? मैम, ये घर तो सालों से बंद था। हम तो खुद हैरान है कि यहाँ लाशें कैसे पड़ी हैं। आप लोग बोल रहे हैं कि ये घर सालों से बंद है, लेकिन यहाँ का सामान देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ सिर्फ आदमी औरत ही नहीं बल्कि कोई बच्चा भी रहता होगा। मैम, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। और वैसे भी घर हमारी कॉलोनी से बहुत दूर है। अब यहाँ पे कौन आया, कब आया, कैसे आया, मैम इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। कमाल, पूरे मोहल्ले में कोई नहीं जानता यहाँ कौन रहता था? सर, मुझे तो लग रहा है ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। तो पूरा मोहल्ला कुछ क्यों छुपाएगा? पता करो, इस घर का मालिक कोई और है या ये दोनों इस घर के मालिक? सभी थानों में इंफॉर्मेशन भेज दी गई। सर, ये नरेश सहगल ब्रोकर है। इसी ने वो घर किराए पे दिलवाया था। किसे दिलवाया था? सर, वो एक सिंगल मदर थी सर, अपने इन्फेंट बच्ची के साथ आई थी सर। उस सिंगल मदर का कुछ नाम तो होगा? नाम सर, हाँ, देविका जायसवाल सर। मैडम, एक नंबर प्रॉपर्टी है यहाँ। इतना शांत माहौल कहीं और नहीं मिलेगा इस इलाके में। और फिर बच्चे के सोने उठने में कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ। सर, देविका को वो मकान देखते ही पसंद आ गया था सर। और सर 3 महीने से अपनी बच्ची के साथ वहाँ रहने भी लगी थी। और मोहल्ले वाले तो बोलने वहाँ कोई नहीं रहता था। रेंट एग्रीमेंट है तुम्हारे पास? सर, वो रेंट एग्रीमेंट होने ही वाला था सर, लेकिन मकान मालिक को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से। मकान मालिक कौन है? विक्रांत पाठक सर, दिल्ली में रहता है सर। उस मकान का पूरा जिम्मा उसने मेरे ही हाथ में सौंप रखा है। भले ही रेंट एग्रीमेंट ना हुआ हो सर, लेकिन देविका ने 11 महीने का एडवांस रेंट और डिपॉजिट का चेक मुझे दे दिया था सर, जिसमें से मैंने डिपॉजिट का चेक और 3 महीने का रेंट सर मकान मालिक के अकाउंट में जमा कर दिया सर। देखो, ऐसा है, उस घर में हमें कोई बच्चा तो नहीं मिला, लेकिन एक आदमी और एक औरत की लाश मिली। मामला सीरियस है, समझ रहे हो तुम? तो ये बताओ, देविका के साथ हमें जिस आदमी की लाश मिली वो आदमी कौन था और उसका देविका के साथ क्या रिश्ता था? सर, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम सर। जब से मैंने देविका को पोजीशन दिया मैं वहां गया भी नहीं सर। देविका का फोन नंबर और एड्रेस बताओ। सर, फोन नंबर दिया तो था उसने, लेकिन सर फोन फॉर्मेट हो गया। देविका ने जो रेंट के चेक्स दिए तो चेक्स हैं तुम्हारे पास? हाँ सर, ऑफिस में रखे हैं सर। हमें उनकी जेरॉक्स चाहिए। ठीक है सर। पांडे, थैंक यू सर। नजर रखो इस नरेश पे, और देविका के अकाउंट में जो परमानेंट एड्रेस है वो निकलो। सर, हाँ बोलो यादव। मैम, ये केदार मिश्रा है, इसी इलाके का है। ये उस घर के बारे में कुछ बता रहा था जहाँ पे उस औरत और मर्द की लाशें मिली। मैम, कुछ समय पहले जब मैं उस घर के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि उस घर के मालिक मिस्टर पाठक और कुछ लोग मिलकर उस घर के पीछे की तरफ गड्ढा खोदकर कुछ तो गाड़ रहे हैं। क्या गाड़ रहे? एक बड़ा सा मोटा सा बोरा था, उस बोरे में क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन खून के धब्बे लगे हुए। उस घटना के बाद किसी को उस घर में देखा था? मतलब ये जो मर्द और औरत की लाश मिली है, क्या उनमें से किसी को देखा था? नहीं मैडम, मैंने उस घटना के बाद किसी को नहीं देखा। अब उस घर में कौन रहने आया, क्या हो रहा था, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। यही वो जगह है जहाँ केदार ने बोरे को गाड़ते हुए देखा था, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं। तो ये केदार,
एक मिनट रुको। ओके केदार, तूने तो कहा था या तूने मकान मालिक को बोरे में कुछ गाड़ते हुए देखा है। यहाँ से तो बच्चे की लाश मिली है। मैडम मैंने बहुत पहले देखा था। बोल, क्या पता है तुझे? मैं सच बता रहा हूँ। ऐसे नहीं बोला। यादव, थाने लेकर जाओ उसे, अच्छे से पूछताछ करो। नरेश ने बताया था कि उसने देविका को इस घर में एक बच्चे के साथ रहते हुए देखा था, और अब घर के पीछे ये बच्चे की लाश। वो लाश को देखकर लगता है जैसे इसे कल परसों दफनाया गया, क्योंकि लाश अभी सड़नी शुरू ही हुई है। कहीं ये बच्चा वही तो नहीं जिसके साथ देविका रह रही थी? सर, केदार भी यही कह रहा है कि उसने मकान मालिक को यहाँ बोरे में कुछ गाड़ते हुए देखा था। ये चक्कर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस चक्कर का जवाब मकान मालिक पाठक ही देगा। उठाओ उसे। उस घर का मालिक विक्रांत पाठक पुलिस के हाथ लगने से पहले ही फरार हो चुका था। विक्रांत पाठक मुझे जल्द से जल्द अंदर चाहिए। विक्रांत और नरेश, ये इन दोनों की मिलीभगत हो सकती है। नरेश पे भी नजर रखो। पुलिस विक्रांत को ढूंढने में जुट गई थी। वहीं देविका द्वारा इशू किए गए रेंट चेक्स के जरिए देविका के बैंक अकाउंट की डिटेल सामने आई। सर, देविका की बैंक अकाउंट डिटेल्स में उसका मैरिटल स्टेटस मैरिड था, लेकिन बैंक से उसके पति से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। हाँ, परमानेंट एड्रेस जरूर मिला है। तो हो सकता है जिस आदमी की लाश हमें देविका के साथ मिली वो देविका का हस्बैंड हो और वो बच्ची देविका की बेटी। लेकिन सर, देविका ब्रोकर नरेश से झूठ क्यों बोलेगी कि वो सिंगल मदर थी? एड्रेस कहाँ का है? देविका की लाश? जी, सिर्फ देविका नहीं, उसके पति और बच्ची की लाश भी मिली। ये आप क्या कह रहे हो सर? कल रात ही तो मेरी बात हुई है देविका के पति और बेटी से, और वो लोग यही पास में ही रहते हैं। वो दोनों यहीं रहते हैं, तो देविका उस किराए के घर में क्यों रह रही थी? और वो बच्ची और आदमी कौन था जिसकी लाशें हमें मिली? मुझे ये सब नहीं मालूम। मैं खुद पिछले 2 साल से देविका को ढूंढ रही हूँ। 2 साल से ढूंढ रही? हाँ सर, 2 साल पहले देविका अपने पति और बेटी से झगड़ा करके मायके चली आई थी, और मनीष जब उसको लेने आया। ये कैसी बात कर रही हो तुम देविका? हाँ, मैं तो खुद तुम्हें लेने आया हूं यहाँ पर। ये सब करके तुम क्या जताना चाहते हो? कि तुम्हें मेरी जरूरत है? सच तो ये है कि तुम में से किसी को मेरी जरूरत नहीं। बेटा, ये क्या बोल रही है और कहाँ जा रही है तुम? अपने मन की शांति ढूंढने। यहाँ से जाने के बाद देविका ने अपना नंबर बंद कर दिया। हमने ढूंढने की बहुत कोशिश, पर कुछ पता नहीं चला। देविका का पति और बच्ची यहाँ रहते हैं, वहाँ का एड्रेस दीजिए और फोन नंबर भी। क्या बात है? आप यहाँ पर आराम से सो रहे हो और वहाँ मम्मा, आप मम्मा को वापस कब लेकर आ रहे हो? बेटा वो अब नहीं आएगी यहाँ। बताओ मम्मा क्यों नहीं आएगी? बताओ पापा, मम्मा वापस क्यों नहीं आएगी? शट अप यार। तब यहाँ पर थी तब तो उसकी परवाह नहीं की तुमने। अब मम्मी मम्मी करके मेरा कान खाती रहती है। जा अंदर जा, जा। क्या? देविका की लाश? बहुत ही गहरी नफरत निकाली गई। देविका के हाथ पैर बांधकर उसे चूल्हे पर जलाया। और ठीक उसी तरह से एक आदमी को मारा गया। उस घर में एक बच्ची को भी गाड़ा गया। वो आदमी और वो बच्ची, ये दोनों कौन हो सकते हैं? सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो 2 साल से नहीं मिला देविका से। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो देविका आपको तो छोड़कर गई, लेकिन अपनी बच्ची को भी छोड़ गई? सर, दोस्त मेरा ही है। मैंने गलती ऐसी की थी कि जो देविका मुझे कभी माफ नहीं कर पाई। ये तुम्हारी ब्लेजर से निकले हैं जो तुम परसों अपने आउटडोर ट्रिप पे पहन के गए थे, कॉन्डम्स। देखो देविका, अब तुम कोई झूठी सफाई देने की कोशिश मत करना। मैंने तुम्हारे लिए अच्छी जॉब छोड़ी, यहाँ का छोटी सी नौकरी कर रहे हो, और यहाँ तुम अय्याशियां कर रहे हो।
अब बस मैं और रिया तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम जाना चाहती हो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिया तुम्हारे साथ जाना चाहेगी। कल मैं देविका को कभी खुश नहीं रख पाया। बिलीव मी, उसके जाने के बाद उसकी कमी का बहुत एहसास हुआ मुझे। मैं एक अरसे से उसे ढूंढ रहा हूँ सर। तो ढूंढ लिया होगा उसे, और ढूंढने के बाद जब देविका को किसी गैर मर्द के साथ देखा होगा तो बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। क्या बोल रहे हो सर आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। तुमने बताया कि देविका कहीं जॉब कर रही थी। जी सर, लेकिन जब वो यहाँ से गई तब वो जॉब भी छोड़ चुकी थी। देविका जहाँ जॉब करती थी वहाँ की डिटेल्स दीजिए। कीप द चेंज। सेठ भगवान के नाम पे कुछ दो ना सेठ। अबे आग। अरे नगीना तू, ए कालू लाली इधर आओ इधर आओ। अरे ये क्या है? हट छी, 10,000 रुपए का शर्ट है। और ये क्या है? हाथी का दांत है, हाथी का दांत। हाथी का दांत? अबे हाथी के छोटे बच्चे का दांत। जा। अच्छा। अबे तेरा नगीना ना अभी किसी की किस्मत का नगीना बन गया है। उसको भी चमका दिया और खुद भी चमक गया। कौन है वो जिसको चमका दिया बे तूने? सर, जिस घर में हमें जली हुई लाशें मिली, उस घर के मालिक विक्रांत पाठक का फोन दिल्ली के मुखर्जी नगर में बंद हुआ था, और हमने उसके रिश्तेदारों और दोस्तों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल पाया कि वो छिपा कहाँ पे। मकान मालिक और किराएदार के अलावा पाठक और देविका के बीच में कोई और कनेक्शन? सर, फिलहाल ऐसा कोई कनेक्शन सामने नहीं आया, और ना ये पता चल पाया कि दूसरी जली हुई लाश किस आदमी की है। लेकिन देविका के बैंक अकाउंट से कोई ना कोई फ़ोन नंबर तो लिंक होगा। उस नंबर की डिटेल्स निकला, शायद कोई क्लू मिले। और ये मकान मालिक पाठक, इसे हाजिर करो। एक बार ये मकान मालिक हमारे हाथ में आ गया तो हमें सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक देविका और उस आदमी को पहले नशीली दवा देकर बेहोश किया गया। घर से मिले ग्लासेस में फ्रूट जूस के साथ साथ दवा के ट्रेसेस भी मिले। बेहोश करने के बाद उनके हाथ पैर बांधकर दोनों को जला दिया गया। बच्ची की मौत धुएं से सफोकेशन की वजह से हुई। मरने के बाद उसे गाड़ा गया। एक मर्द, एक औरत और एक बच्ची, देखने में तो फैमिली लगती है, पर ये फैमिली थी या नहीं थी इसके लिए इन तीनों का डीएनए टेस्ट करवाना हो। पर मारने से पहले इन दोनों को जूस में बेहोशी की दवा पिलाई गई, तो मतलब साफ ये काम किसी जान पहचान वाले का ही है। अब ये जान पहचान वाला या तो देविका की पहचान का होगा या उस आदमी की। देविका की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानते। देविका के नोएडा वाले ऑफिस में चलते। ये हमारी नगीना ने बनवाया है। देखो ये भी कैसा है, पूरे 2 तोले का है और एकदम सच्ची सोने का है। हाँ, तुम्हारी नगीना को लाखों का कोई भीख दे गया है या लॉटरी लगा है? कोई लॉटरी नहीं लगा है, वो तो हमारे नगीने का दिमाग है। उसने बहुत बड़ी जुगत लगाई है। जुगत? हाँ। शांति बहन, हमको भी तो बताओ जुगत। किसी को बताना मत। वो ना शहर गया था तो वहाँ पर ये क्या बेवकूफी कर रही है? किसी को पता चल गया तो कितना बड़ा आफत आ जाएगा, तेरे को मालूम है क्या? अरे तू ही तो बोला था कि आफत उसको आएगा जिसने तुझको इतना पैसा दिया। जरा उठा उठा के ना तेरे दिमाग में कचरा ही भर गया है माँ। भी अपना मुंह बंद रख, समझी? जो मैं बोलता हूँ वही कर। सर, देविका तो 2 साल पहले यहाँ से रिजाइन करके चली गई थी। 2 साल से मैं भी उसके कांटेक्ट में नहीं हूँ। मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि उसकी इस तरीके से हत्या हो गई। सिर्फ देविका का ही नहीं, एक बच्ची और एक आदमी की लाश भी मिली। क्या देविका का यहाँ किसी के साथ अफेयर था? मैम, देविका का किसी से अफेयर हो ही नहीं सकता। वो तो खुद अपने पति से परेशान रहती थी। उसने तुम्हें अपने पति के बारे में कुछ बताया था? देविका का पति गोरखपुर में एक सेल्समैन की नौकरी करता था और 3 साल पहले वो नोएडा में शिफ्ट हुए थे, पर देविका उनके साथ नहीं आना चाहती थी। क्यों? क्योंकि देविका बहुत ही क्वालिफाइड थी मैम, और वो गोरखपुर में एक एरोस्ट्रेस इंस्टीट्यूट में ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर का जॉब करती थी। लेकिन फैमिली के लिए वो यहाँ आ गई और रिसेप्शनिस्ट का जॉब कर रही थी।
लेकिन इतने सब सैक्रिफाइस के बाद भी ना उसका पति उसे इम्पोर्टेंस देता था और ना उसकी बेटी उसे समझती थी। सर, उस घर के मालिक विक्रांत पाठक के उसके एक वर्कर के घर में छिपे होने की लीड मिली है। साहब, देविका और उसके बच्चे से मैं आज तक नहीं मिला, और फिर अपने किराएदार को मरवा के क्या मिलेगा मुझे? एक चश्मदीद ने उसी घर के पिछले हिस्से में तुझे गड्ढा खोदते हुए देखा। वो तो 3 महीने पुरानी बात है साहब। 3 महीने पहले? तो 3 महीने पहले भी किसी को मारा था? नहीं साहब, किसी इंसान को नहीं। मैंने गड्ढे में अपना मरा हुआ कुत्ता गाड़ा था। कुत्ता? हाँ साहब, वो घर ही मनहूस है साहब। मुझे सस्ता मिला तो मैंने ले तो लिया, इन्वेस्ट कर दिया, सोचा था चलो कम से कम किराया तो आएगा। लेकिन दक्षिण दिशा में मुंह होने के कारण कोई भी किराएदार नहीं आ रहा था। उसके बाद मुझे एक बाबा मिले। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर घर की मनहूसियत खत्म करनी है तो अपने किसी वफादार जानवर की बलि देनी होगी। इसलिए उनकी बात मान के मैंने तंत्र पूजा की और अपने वफादार कुत्ते की बलि दे दी और उसको गड्ढे में गाड़ दिया साहब। मैंने सिर्फ अपने कुत्ते की बलि दी थी, मैंने किसी इंसान को नहीं मारा साहब। तो मैंने यहीं पे गाड़ा था। सर यही है सर, कुत्ते की हड्डी देखिए। हाथ से निकालो। लेके जाओ। इन हड्डियों को तुरंत फोरेंसिक भेजो, पता लगाओ क्या ये वाकई कुत्ते की हड्डी है, ये पाठक हमें घुमा रहा है। और देविका से जुड़े जिन जिन लोगों को पाठक जानता है सबका पता लगाओ। देविका का बॉस मेहता, उसका पति मनीष, कोई भी हो सकता है। सर क्या करी तू? आपने मारा ना मेरी मम्मी को, इसलिए उस दिन बोल रहे थे ना कि मम्मा वापस नहीं आएगी। तू? आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। रिया! रिया! तू क्या करी है? मैं आपको छोड़ूंगी नहीं पापा। तेरी हरकतें मैं अभी ठीक करता हूँ, अभी ठीक करता हूँ। चुप कर। आपने मेरी मम्मी को मारा है। मैंने नहीं मारा। आपके सामने आपको एक्सपोज कर दूंगी। खोलो पापा, यू आर अ किलर। यहीं अंदर पड़ी रह तू। चुप कर, एकदम चुप चुप। ये क्या हुआ? खोलो पापा। और ये रिया क्यों चिल्ला रही है? क्या बताऊं विद्या, इस लड़की ने मुझे परेशान कर रखा है। समझ भी नहीं आ रहा इसे हैंडल कैसे करूं मैं। तुम परेशान मत हो, मैं हैंडल करती हूँ। रिया, सर देविका के बैंक अकाउंट से जो नंबर लिंक था ये उसके कॉल डिटेल्स है। इसमें कई सारे नंबर शो कर रहे हैं। मैं एक एक नंबर कॉल करके देख रहा हूँ। इसमें से उन नंबर पर फोकस करो जिनसे देविका की ज्यादा बात होती थी। और सर फॉरेंसिक वालों ने बताया कि घर में से मिली हुई हड्डियां किसी जानवर की ही थी, इंसान की नहीं। मकान मालिक विक्रांत पाठक का देविका के बॉस या मनीष से कोई कनेक्शन नहीं निकला। लेकिन हाँ सर, मनीष का एक छोटा भाई है नीरज, और घर की दीवार पे भी लिखा हुआ था। तो ये मनीष का छोटा भाई नीरज गायब है? गायब तो नहीं है सर। सर एक मिनट सर, देविका के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर नीरज नाम के लड़के का भी है। ये देखिए, नीरज जायसवाल। मैंने इस नीरज को कॉल भी किया था लेकिन इसने उठाया नहीं। तो तुम उठाओ इस नीरज जायसवाल। सर वैसे मैं हर साल एक नई
और महंगी गाड़ी लेता हूं, तुम्हारी इस पुरानी गाड़ी का ये नंबर प्लेट मुझे बहुत पसंद आया। कितना लेगा? क्या ये नंबर प्लेट का? अरे नंबर प्लेट का नहीं भाई, पूरी गाड़ी का। आपके लिए 3 लाख रुपए। अच्छा अच्छा ठीक है। ए, चल चल टेस्ट ड्राइव दे। हाँ हाँ टेस्ट ड्राइव दे। जाओ जाओ। ए भाग रहा है, चल चल पकड़ पकड़ चल चल। ए साला, ए रुको, साला फिर भाग गया। इस बार हाथ लगाना, साले की सारी रईसी निकाल दूंगा। आओ, मनीष के छोटे भाई नीरज, नीरज नहीं निर्लज है तो अपनी भाभी को बेहोश किया, हाथ पैर बांधे और फिर जलाकर मार दिया। उसके बाद दीवार पर लिख कर गया। सर मैंने कुछ नहीं लिखा सर, लिखा तो उन्होंने मेरी किस्मत में कि मैं उनका भाई हूँ। किसने? तेरे भाई ने? ये सब तेरे भाई मनीष ने किया? कर भी सकता है सर, उन्हें सिर्फ भाभी से नहीं मुझसे भी प्रॉब्लम थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं भाभी की बात समझता था। तंग आ गई थी भाभी मेरे भाई से। सर मैं तो कहता था भाभी से कि भाभी अगर ऐसा है तो आप छोड़ क्यों नहीं देती उन्हें, आप क्यों सह रही हो ये सब? प्रॉब्लम सिर्फ मनीष में नहीं है नीरज, प्रॉब्लम मेरी बहन में भी है। मैं सिर्फ और सिर्फ रिया के लिए रुकी हूँ। जब वो मुझे समझने लग जाएगी मैं उसे लेके हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन सर रिया को विद्या ने अपने फेवर में कर रखा था पूरी तरीके से। वो विद्या और मेरा भाई मनीष, उन दोनों ने मजबूर किया मेरी भाभी को और इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ा सर। तब तो तू ये भी जानता होगा कि देविका कहाँ रहती थी? उन्होंने अपना नया नंबर मुझे दिया था, इसलिए कभी कभी मेरी बात हो जाती थी उनसे। लेकिन सर भाभी ने मुझे कभी नहीं बताया कि वो कहाँ रह रही थी। कभी कभी बात होती थी तो बातों में ये तो बताया होगा तेरी भाभी ने कि वो आदमी कौन था जिसके साथ वो रह रही थी। सर मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में सर, और सर आप मुझ पर शक करके गलती कर रहे हैं। ये सब मेरा भाई मनीष और वो भाभी की छोटी बहन विद्या, ये उन दोनों का रचा हुआ पूरा प्लान है सर। भाभी के जाते उन दोनों ने शादी भी कर ली थी। साली साली रहती तो अच्छा था, साली जब घरवाली बनती है यही कांड होते हैं। तो तुम क्या चाहते थे? बिना किसी रिश्ते के सोती रहती तुम्हारे साथ? तो रिश्ता जोड़ा है तो भुगत। कहती थी रिया की माँ बनूंगी तो सब कुछ संभाल लूंगी। क्या खाक संभाला तुमने? हमारे सर भी फोड़ रही है और किस्मत भी। नहीं। सर उस मनुष्य और विद्या को उठा के लाए। बिठा दो जैन सर। जी सर। ठीक है सर, मैं अपडेट करता हूँ आपको। सर, देविका के कॉल रिकॉर्ड्स में एक ऐसा नंबर मिला है जो कंटिन्यूसली स्विच ऑफ जा रहा है। किसका नंबर है ये? सुरेश तिवारी। इसका फोन हत्या वाली रात उस घर के एरिया में बंद हुआ जहां से लाशें मिली थी। नंबर कहाँ का है? मेरठ। तुरंत मेरठ निकल, उठाओ इसे। नहीं सुरेश जी छोड़िए उसको। नहीं हर्षा, हमारे पास अभी कोई चारा नहीं बचा हर्षा। वो आदमी हमें जीने नहीं देगा। हम उसका टॉर्चर सह के नहीं, हम इस रस्सी पे लटक कर मर जाएंगे। सुरेश जी मेरी बात तो सुनिए। अगर आप चले गए तो हम दोनों का क्या होगा? हर्षा मुझे पता है कि हमने साथ जीने मरने की कसम खाई थी, लेकिन हम साथ जी नहीं सकते तो कम से कम साथ मर तो सकते हैं। हम नहीं मर सकते। ठीक है। क्या कर रहे हैं आप? सुरेश जी मेरी बात सुनिए, छोड़िए उसको। सर आप ऐसे कैसे हमें उठा कर ले आए? जैसे तू लेकर आया अपनी साली को अपनी जिंदगी में। जीजा साली से बन गए मियां बीवी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि नौबत एक दूसरे का सर फोड़ने तक आ गई? आई एम सॉरी मम्मा, मैंने कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं की। आई एम वेरी बैड, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज वापस आ जाओ। हमें फिक्र थी रिया की, इसलिए शादी की। रिया की फिक्र का वास्ता देकर अपनी शादी को जस्टिफाई कर रहे हो? नहीं सर, आप गलत सोच रहे हैं। हमारी शादी से तो दी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखो अब मैं तुम दोनों के बीच में पिसना नहीं चाहती और ना ही तमाशा करके घर की इज्जत पे आंच आने देना चाहती। तुझे मनीष पसंद है ना, तू बना ले इन्हें अपना पति, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस प्लीज प्लीज मेरी बेटी रिया का ख्याल रखना।
अचानक से खुद से कहीं चली गई। अचानक से चली गई या तुम दोनों ने इसे जाने के लिए मजबूर कर दी? सर हम मानते हैं कि हमसे भूल जरूर हुई है, और इस आदमी से शादी करके तो मैं भी दीदी की तरह पछता रही हूँ। पर पछता तो मैं रहा हूँ सर इससे शादी करके, और रिया भी तुम्हें माँ बनाए कभी खुश नहीं रही। इसने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी सर। जिंदगी तो तुमने हमारी बर्बाद की। चुप! जिस कांड के बारे में पूछ रहा हूँ ना उसके बारे में बात करो। कैसा कांड सर? मैंने कोई कांड नहीं किया सर। मैं तो रिया की खुशी के लिए जेन्युइनली देविका को ढूंढ रहा था। तुम देविका को ढूंढ रहे थे और तुम्हारा छोटा भाई नीरज और लगातार देविका के टच में था। क्या? तेरी नौटंकी तेरे घर पे देख चुका हूँ। बोल, तेरी बीवी देविका के साथ जो आदमी रहता था वो कौन था, और वो बच्ची कौन थी जिसकी लाश हमें मिली? उन दोनों का देविका के साथ क्या ताल्लुक था? क्यों मारा उन दोनों को? क्या आदमी, कौन आदमी, आप क्या बोल रहे सर? मैं किसी आदमी को नहीं जानता, और मुझे तो अभी मालूम पड़ा कि मेरा भाई नीरज देविका के टच में था। हाँ सर, ये सच बोल रहे हैं। हम लोगों को इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। सर मुझे तो लग रहा है अगर ये मनीष और विद्या का गेम है तो इसमें मनीष ने अपने भाई नीरज को फंसाने के लिए प्लान किया होगा और दीवार पे वो सब लिख दिया होगा। लेकिन मनीष अपने छोटे भाई नीरज को क्यों फंसाएगा? क्या उसे ये शक था कि उसके छोटे भाई का उसकी बीवी के साथ? बोलो। सर सुरेश 2 साल से गायब है। What? 2 साल से गायब? हाँ सर, सुरेश यहाँ अपनी पत्नी हर्षा और एक बच्चे के साथ रहता था। हर्षा तो यहाँ नहीं है। पता चला है कि सुरेश मेरठ में जल विभाग में क्लर्क था। अगर ये सुरेश 2 साल से गायब है तो इस सुरेश के नाम पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर से देविका को कॉल कौन करता था? आप फिर से आ गई? आपसे बोला ना जैसे ही आपके पति का पता चलेगा आपको बुला लेंगे। वो शायद नहीं मिलेंगे साहब, उन्होंने आत्महत्या कर ली होगी। क्या? तुम तो पहले बोल रही थी सुरेश लापता है, अब बोल रही उसने आत्महत्या कर लिया। ये लगा के रखा तुमने? साहब एक बात हम आपको पहले बताए नहीं थे। 2 साल पहले ऐसे ही अपने बॉस से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। नहीं देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपका बॉस आपको तंग करता है तो आप उसकी शिकायत अपने बड़े अफसर से कीजिए। क्यों आप हमको अनाथ करके जाना चाहते हैं? हमारी बात कोई नहीं सुनेगा हर्षा। हमारे बॉस ने सबको अपने खिलाफ कर दिया। कौन बॉस? वो विनायक मिश्रा। हाँ मैडम, सुरेश यहाँ मेरे अंडर में ही काम करता था, लेकिन 2 साल पहले वो अचानक से गायब हो गया। गायब हो गया? कहाँ गायब हो गया? दरअसल सुरेश एक नंबर का करप्ट आदमी था। रिश्वत ले लेके उसने बहुत गबन की और मुझे तो लगता है वो इसीलिए गायब हुआ है। एक तरफ सुरेश तिवारी का बॉस विनायक मिश्रा पुलिस को यह बता रहा था कि सुरेश जल विभाग में गबन करके पिछले 2 साल से गायब हुआ था। वहीं दूसरी तरफ सुरेश की बीवी हर्षा ने एक दूसरे पुलिस स्टेशन में सुरेश की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की थी और वो ये कह रही थी कि सुरेश ने आत्महत्या कर ली होगी। जल्द ही ये जानकारियां दोनों पुलिस स्टेशन के बीच साझा हो गई और सुरेश की बीवी को उस आदमी की लाश की शिनाख्त के लिए बुलाया गया जो विक्रांत पाठक के घर में एक महिला और बच्चे की लाश के साथ मिली थी। तो आप कह रही हैं कि ये लाश सुरेश की? लेकिन जहां आपने इसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी वहां आपने ये भी कहा था कि सुरेश ने आत्महत्या की होगी। तो अगर सुरेश ने आत्महत्या की थी तो ये लाश सुरेश की कैसे हो सकती है? हम अपने पति की लाश को पहचानने में धोखा नहीं खा सकते। पर विनायक तो ये कह रहा है कि सुरेश गबन और रिश्वत लेकर भागा। झूठ बोल रहा है वो, वही फंसा रहा था सुरेश जी को। एक काम ढंग से होता नहीं तुमसे। सर पर हमारी गलती क्या है तो बताइए। विनायक बहुत नीचा दिखाता था सुरेश जी को, सारे स्टाफ के बीच में डांट देता। साहब विनायक इसी ताक में रहता था कि कब वो सुरेश जी को काम से निकलवा दे और अपने एक रिश्तेदार को रख ले। और साहब सुरेश जी से एक गलती भी हो गई थी, उसी का फायदा उठा के उनके ऊपर रिश्वत लेने का और गबन का इल्जाम लगा दी। तो सुरेश से आखिर ऐसी क्या गलती हुई थी? साहब इन्होंने आत्महत्या तो नहीं की थी, लेकिन उससे पहले विनायक को एक सुसाइड लेटर मेल कर दिया था। मैडम वो कुछ मरना वरना नहीं चाहता था, वो मुझको ब्लैकमेल करना चाहता था, वो ईमेल करके। मैं अपने बॉस विनायक की वजह से आत्महत्या कर रहा हूँ? मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा बॉस विनायक है। मैडम उसका ईमेल पढ़ के मैं बहुत डर गया था और अगले पल देखा वो ऑफिस में था। तुमने ईमेल के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैडम जब से पता लगा वो गायब हो गया है, मुझे डर था कि वो ईमेल किसी के हाथ ना लग जाए। डर इसलिए गए थे क्योंकि उसकी हत्या में तुम्हारा हाथ है। मैडम मैं सच कह, उसके साथ एक औरत देविका का भी मर्डर हुआ और इसकी बच्ची का भी। तुमने ही किया है ना? मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मैं इनको जानता भी नहीं हूँ। आप कह रही हैं कि आप इस देविका को नहीं जानते, पर यह दावा कर रही हैं कि इस देविका के साथ हमें जिस आदमी की लाश मिली वो आपके पति सुरेश की लाश है।
तो अचानक 2 साल बाद आप अपने पति की आत्महत्या की खबर देने पुलिस स्टेशन क्यों गए? क्योंकि 2 साल से सुरेश जी हमारे संपर्क में थे। वो भागे जरूर थे 2 साल पहले विनायक से डर के, लेकिन बीच बीच में चोरी छिपे हमसे मिलने आया करते थे। फिर अचानक से उन्होंने घर आना बंद कर दिया। उन्होंने जो नया नंबर लिया था वो भी बंद आने लगा। बस इतना पता था कि वो यहाँ शहर में कहीं रहते हैं, तो इसलिए उन्हें ढूंढने आ गए, और जब वो नहीं मिले तो उनकी मिसिंग कंप्लेंट लिखा दी हमने। आपके सुरेश जी ने शायद घर आना इसलिए बंद कर दिया होगा क्योंकि सुरेश ने दूसरा घर बसा लिया था इस देविका के साथ। क्या बात कर रहे हैं साहब आप? वो सपने में भी हमें धोखा देने की नहीं सोच सकते। सर ये औरत दिखने में जितनी सीधी है, विनायक उतना ही चालाक है। पहले ये केस देविका से कनेक्टेड लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि ये केस इस सुरेश से भी कनेक्टेड है। सर मैंने चेक किया, सुरेश का बैंक अकाउंट उसी बैंक में था जिसमें देविका का था। इनफैक्ट सुरेश ने एज अ गारंटर किसी नगीना नाम के आदमी का बैंक अकाउंट भी उसी बैंक में खुलवाया था। इस नगीना का इन कत्ल से क्या ताल्लुक है? सर नगीना एक भिखारी था। अचानक से उसके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ गए थे और 1 हफ्ते पहले उसका मर्डर हो गया। नगीना मर्डर केस विनोद नगर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। वो लोग भी हैरान थी कि अचानक एक भिखारी के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, और जब उसके बैंक अकाउंट होने की बात पता चली तो उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया। लेकिन इस नगीना का मर्डर किसने किया? सर विनोद नगर पुलिस को भोलू और कालू नाम के आदमियों पर शक है। ये नगीना के साथ भीख मांगते थे। लेकिन सुरेश एक भिखारी का बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए उसका गारंटर क्यों बनेगा? और भिखारी के अकाउंट में इतने सारे पैसे, और दोनों का मर्डर भी हो जाता है। इस नगीना का कोई जान पहचान का है? कोई रिश्तेदार कोई भी? नगीना की माँ शांति कचरा बीनने का काम करती है। साहब हमारे नगीना को भोला और कालू ने मारा और अब हमें यहाँ ले आए। तो मैं इसलिए लेकर आए कि तुम्हारे बेटे के पास इतने पैसे कहाँ से आए जो बैंक में अकाउंट खोला, और पहले उसके अकाउंट में लाखों रुपए रहते थे, अब 1 पैसा नहीं। कहाँ गए? बोलो। साहब वो सारा पैसा निकालकर घर में छिपा दिया था। और पैसे आए कहाँ से थे? वो एक आदमी ने उसे दिया था और उसका खाता भी खुलवाया था साहब। ये था वो आदमी? नहीं साहब, हम नहीं जानते कि वो कौन था। हमारा बेटा ही मिला था उससे। अरे ये सेठ लोग के पास है ना, पैसा छुपाने के लिए जगह नहीं रहता है। इसके लिए मेरे जैसे लोग को ढूंढते। उसने मेरा अकाउंट खुलवाया ताकि अपना काला पैसा सफेद कर सके। लेकिन बेटा सफेद खाने से हमारा क्या फायदा? अरे माँ, वो मेरे अकाउंट में पैसा डालेगा, थोड़ा खुद लेगा, बाकी अपना। अरे उसने बोला है मुझे नौकरी भी लगाएगा। नगीना का किस्मत बदल गया था, तभी भोला और कालू से चिढ़ते थे, इसीलिए मार डाला उसको। अब आप हमें छोड़ दीजिए और उनको पकड़िए। सर अगर हम नगीना की माँ का भरोसा कर भी ले तो सवाल ये उठता है कि सुरेश नगीना को इतने पैसे दे कैसे सकता है? कहीं उसके रिश्वत और गबन के पैसों की कहानी तो नहीं? लेकिन सुरेश मर चुका है, तो मुमकिन है ये पूरा का पूरा खेल कोई और ही खेल रहा, और हमें उस खिलाड़ी को ढूंढना है जिसने सुरेश के जरिए नगीना का बैंक अकाउंट खुलवाया। नगीना मर्डर केस सामने आने के बाद साजिश की कई गहरी परतें नजर आ रही थी, जिनके जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने कल्लू और भोलू की तलाश तेज कर दी, और पुलिस के खबरी नेटवर्क ने जल्द ही कल्लू और भोलू की मौजूदा ठिकाने का पता लगा लिया। हमने नगीना को पैसों के लालच में नहीं मारा, वो कभी ना लाली को अपने साथ लेके चला गया। लाली? कौन लाली? तब मेरी दोस्त, हम सब साथ में भीख मांगा करते थे। एक दिन नगीना वहां आया और लाली को पैसों का टसन दिखाने लगा। साहब लाली को उसने हमसे छीन लिया था और पूछने पे भी नहीं बताता था कि वो कहाँ है। लाली कहाँ है बे? बोल। अरे कितनी बार बोलूं, मुझे नहीं पता। साले बता, नहीं तो यहीं काट दूंगा। बता बता। रुक रुक लाली का पता चला? नहीं साहब। देखो अगर माँ करो जरा धुलाई। नहीं साहब, सर घर से जो 2 जली हुई लाशें मिली और घर के पीछे से जो बच्ची की लाश मिली है, इन तीनों की डीएनए रिपोर्ट्स आ गई हैं। बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट्स हैं। हमसे दूर जा रही हूँ,
पर दिल से कभी दूर नहीं होगी। कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद ज़रूर करना। अरे रिपोर्ट से पता चलता है कि बच्ची का डीएनए सुरेश के डीएनए से तो मैच करता है, पर देविका से नहीं। इसका मतलब वो डेड बॉडी देविका की नहीं है। मतलब ये सारा का सारा गेम देविका। नजरें मत झुकाओ, जो किया वो क्यों किया ये बताओ। मैं तो बस शांति की जिंदगी जीना चाहती थी, पति और बेटी का प्यार चाहती थी, लेकिन किसी ने मुझे नहीं समझा। मैं सबसे तंग आकर चली गई थी। कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ कर सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती थी। और फिर एक दिन जॉब ढूंढते ढूंढते मेरी मुलाकात सुरेश से हुई। हम अच्छे दोस्त बन गए, साथ रहने लगे। लेकिन इसके बारे में मैंने अपने घर वाले से कुछ नहीं कहा। और तुम्हारा देवर नीरज, वो तो लगातार तुम्हारे टच में था। मैं उसके कांटेक्ट में थी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि वहां क्या हो रहा था। और जब पता चला कि मनीष ने सच में विद्या से शादी कर ली, तो मैंने भी सुरेश से शादी कर ली। मैं एयर होस्टेसेस को ग्रूमिंग करने के लिए ऑनलाइन टीचिंग का जॉब कर रही थी। अच्छे खासे पैसे भी कमा लेती थी। लेकिन सुरेश कुछ नहीं कर पा रहा था। उल्टा वो तो मुझसे पैसे लेकर अपनी बीवी को भेजता था। इसलिए उसे छोड़कर अपनी बेटी के साथ उस घर में रहने चली गई। लेकिन वो मुझे ढूंढता हुआ वहां भी आ गया और कहने लगा, देविका ये बेटी मेरी भी है। ये हमारे प्यार की निशानी है देविका। और मैं उस हर्षा से नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम ये सोचो कि मैंने उस हर्षा को छोड़ दिया है। मैंने फिर सुरेश को एक मौका दिया, लेकिन अभी भी उसकी नीयत मेरी कमाई पर ही थी। तुम टेंशन मत लो हर्षा, मैंने सब सेट कर दिया। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर हम वापस साथ रहेंगे। मुझे शक होने लगा कि वो मेरे साथ बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। और उस दिन से मैंने उस पर नजर रखना शुरू किया। फिर एक दिन मैंने उसको एक भिखारी के साथ देखा। उसका हूबहू हुलिया अपने जैसा बनवा दिया। मैं उसका सारा प्लान समझ गई थी। वो उस भिखारी को मार के ये साबित करना चाहता था कि वो मेरे साथ मारा गया। सुरेश नगीना को मारना चाहता था? जी सर, पर मैंने उसका ही प्लान उस पर उल्टा चल दिया। फिर मैंने नगीना को पैसे का लालच देकर अपनी कदकाठी की लड़की का इंतजाम करने के लिए कहा। और नगीना भिखारन लाली को तुम्हारे पास लेकर आया। जी आपने अपना नाम नहीं बताया? जी मेरा नाम लालिमा है। अच्छा, तुम नहीं ले रही हो? नहीं, मैंने अभी खाना खाया। लालिमा पियो ना। दोनों बेहोश है, जल्दी जल्दी हाथ पैर बांधो। पर तुमने दीवार पर वो सब क्यों लिखा था? मुझे नीरज से पहले कभी कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जानती थी कि जब आप मनीष के भाई तक पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि ये मनीष की ही चाल है। और मैं मनीष को फंसाना चाहती थी, उसे बर्बाद करना चाहती थी। आज सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हारी जिंदगी खुद तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई। कहते हैं जहां चाह होती है वहीं राह होती है, लेकिन जो राह अपराध के द्वारा चुनी जाती है उस राह पर चलकर जिंदगी एक डेड एंड पर जाकर खत्म हो जाती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।